नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के डेली करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और इसके बाद में राजस्थान करंट अफेयर्स की भी एक क्लास आएगी। 20 से 25 मिनट में हम इस क्लास को खत्म करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ में सारी चीजों को समझेंगे। एक एक चीज आप अच्छे से नोट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में डीसीजीआई ने भारत में किस कंपनी को स्पुतनिक वी वैक्सीन की अनुमति दे दी है? देखिए डीसीजीआई क्या है, हमारे डीसीजीआई का मतलब क्या होता है? स्पुतनिक वी वैक्सीन कहाँ की है और इसको अनुमति दे दी है किस कंपनी को कि वो अब इसका प्रोडक्शन जो है चालू कर दे। तो देखिए ये आपके कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट इसका सही उत्तर है। सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में आपने बहुत सुना होगा, हमारे जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो भी यही बना रहे हैं। अब बात करते हैं डीसीजीआई वगैरह की, इन सब चीजों की। तो देखिए हमारे भारत सरकार का एक जो मंत्रालय आ जाता है, कौन सा? स्वास्थ्य मंत्रालय। ये जो स्वास्थ्य मंत्रालय हमारा, इसके मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इसके मंत्री है। इसी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एक ऑफिस आती है जिसे कहते हैं सीडीएससीओ। सीडीएससीओ का मतलब क्या होता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि आपके सेंट्रल, सी से मतलब हो गया आपके सेंट्रल, सी डी से मतलब हो गया ड्रग। ड्रग का मतलब यहाँ पे क्या होता है? दवाइयाँ, दवाइयों से मतलब है, दूसरा वाला ड्रग नहीं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड, ड्रग का जो स्टैंडर्ड क्या रहेगा, कैसे रहेगा, उसको क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा। कंट्रोल ओ से हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन, उसको पूरे को ये कंट्रोल करने वाली संस्थान है। हमारे देश के अंदर जितनी भी दवाइयां बिकती है, जितने भी आपके ड्रग है, हमारे दवाइयां, ड्रग यानी कि दवाइयां, उन सभी को कंट्रोल कौन करेगा? सीडीएसओ कंट्रोल करेगा। और इसी सीडीएसओ का जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं डीसीजीआई, मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। डी से हो गया ड्रग, सी से कंट्रोलर, जी से हो गया आपके क्या? जनरल ऑफ इंडिया। यानी जितने भी ड्रग होंगे उसको कंट्रोल करेगा सीडीएसओ का अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन होगा? डीसीजीआई। और अभी वर्तमान में डीसीजीआई कौन है? तो वीजी सोमानी जो है ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। और इसके द्वारा अभी मंजूरी दे दी गई है आपके किसको? स्पुतनिक वी को। ये स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है ये आपके कहाँ की है? रशिया की वैक्सीन है। इस बात को अच्छे से याद रखना। देखिए स्पुतनिक वी वैक्सीन जो ये बनाई गई है जिस इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसका नाम है आपके क्या? गैम्योलॉजी, गैम्योलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपके कहाँ आया हुआ है? मॉस्को के अंदर आया हुआ है, रूस के अंदर। गैम्योलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने इसको बनाया स्पुतनिक वी को। बात करें स्पुतनिक वी को, तो स्पुतनिक वी आपकी कैसी वैक्सीन है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब क्या होता है? कि जो वायरस होता है उसको कमजोर रूप में, यानी ये कमजोर वायरस होता है किसका? कोल्ड का, जो सर्दी का वायरस होता है। इसमें कोरोना वायरस नहीं डाला जाएगा, लेकिन कमजोर रूप जो वायरस का होगा उसको डाला जाएगा इसके अंदर, और फिर आपके इसको मानव शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा ताकि उस वायरस से शरीर के अंदर क्या बन जाए? एंटीबॉडी का निर्माण हो जाए, और इसीलिए इसको इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहते हैं। और ये किसने बनाई? गैमेलियो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो कि आपके कहाँ का है? रशिया का है। बात करें कितनी इफेक्टिव है, तो 91% ही इफेक्टिव है। अच्छा, इस शब्द स्पुतनिक का खुद का मतलब क्या होता है? तो स्पुतनिक का मतलब होता है आपके साथी यात्री। साथी यात्री इसका मतलब होता है, रशियन वर्ड है। और इन्होंने जो पहली अपनी सैटेलाइट लॉन्च की थी 4 अक्टूबर 1957 को पहला उपग्रह लॉन्च किया था रशिया की रोसकॉसमॉस। आपने नाम सुना होगा रोसकॉसमॉस, यहाँ की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारी इसरो वैसे, उसने लॉन्च किया था। उसी का नाम आपके स्पुतनिक था और उसी के नाम पे स्पुतनिक वी नाम पड़ा। वी का मतलब हो गया वैक्सीन। एक वैक्सीन तो ये आती है और एक और वैक्सीन अभी इन्होंने निकाली है जिसका नाम है स्पुतनिक लाइट। ये स्पुतनिक लाइट वैक्सीन भी जो आपके है वो भी इन्होंने निकाली। और स्पुतनिक लाइट का क्या मतलब है? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डोज होता है। और ये आपके कितने डोज वाली है? तो इसके आपके 2 डोज होते हैं और वो 1 डोज की होती है स्पुतनिक लाइट, और करीब करीब आपके 80% तक काम कर लेती है स्पुतनिक लाइट भी। ये भी आपके कैसी? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। तो स्पुतनिक नाम कहां से आया? ये सारी चीजें किस इंस्टीट्यूट ने बनाया, किसने मंजूरी दी, और मंजूरी किसको दी है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया खुद क्या है? तो अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये आपके कब बनाया गया था? 1966 में बनाया गया था। सेरस पूनावाला जो थे वो इसके फाउंडर थे। प्राइवेट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और विश्व में सबसे ज्यादा आपके वैक्सीन का उत्पादन कर रही है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? नाम आपको पता होगा, आदर पूनावाला जो है ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और कहाँ आया हुआ ये? तो हदासपुर नाम की जगह है, हदापसर नाम की जगह है। और ये कहाँ आई हुई है? पूना के अंदर इसका मुख्यालय आया हुआ है। तो ये हो गया हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात। यहाँ पे हम बात कर ली किसकी? डीसीजीआई, स्वास्थ्य मंत्रालय, और इन सब की बात किस इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया है, वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, और ये सारी चीजें। तो भारत के अंदर 3 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। एक कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक बना रही है, दूसरी आपकी कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, और तीसरी आपके कौन सी? स्पुतनिक वी वैक्सीन, और जो उसको आपके रशिया बना रहा है। तो इसका हमारा पहले का उत्तर हो जाएगा क्या? सीरम इंस्टीट्यूट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चेस फेडरेशन ने ग्लोबल चेस लीग को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है?
देखिए चेस एक बहुत शानदार गेम है और विश्वनाथन आनंद का नाम आपने सुना होगा। तो उसका जो अभी ग्लोबल चेस लीग होने वाली है, अब जितनी भी इनके आपके आगे ग्लोबल चेस लीग होंगे, विश्व स्तर पर जो चेस का कंपटीशन होगा, उसके लिए एक कंपनी के साथ समझौता किया है। वो कंपनी कौन सी आ जाती है भारतीय, तो टेक महिंद्रा कंपनी आ जाती है और इसी टेक महिंद्रा के साथ में इन्होंने समझौता किया है। अब बात करते हैं इसकी पूरी जानकारी लेते हैं कि इसके चीज सीन क्या है। तो देखिए अगर बात करें हम तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो आती है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय चेस का जो संगठन है वो आपके आयोजन करवाता है किसका, विश्व स्तरीय जो चेस की चैंपियनशिप होती है उसका। इसको कब बनाया गया, तो ये आपके 20 जुलाई 1924 को इसका गठन किया गया था। कहाँ आया हुआ इसका हेडक्वार्टर, तो लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर आया हुआ है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष की बात करूं तो एक्रोवो डोविरकिच जो है वो आपके इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और इसी के द्वारा आपके ग्लोबल चेस कंपटीशन का आयोजन करवाया जाता है या ग्लोबल चेस चैंपियनशिप का आयोजन करवाया जाता है। और इसी में आपके ग्लोबल चेस चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने पार्टनरशिप की है किसके साथ में, जो कंपनी दूसरी है वो टेक महिंद्रा। इन्होंने टेक महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप क्यों की है, देखिए टेक महिंद्रा भारत की कंपनी और एक एमएनसी है। एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, विश्व स्तर पर काम करती है। और ये टेक महिंद्रा जो खुद कब बनाई गई थी 1986 में, और इसके मालिक कौन है, तो आनंद महिंद्रा, आपने नाम इनका भी सुना होगा। आनंद महिंद्रा इसके क्या है, अध्यक्ष है। और बात करें कहाँ इसका मुख्यालय है, तो पूना के अंदर इसका भी मुख्यालय आया हुआ है। और इसके साथ अध्यक्ष क्यों किया है, इसने समझौता किया है ताकि देखिए भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसके अंदर करीब 100 से 150 करोड़ की हमारी आबादी है। तो इस आबादी के अंदर चेस के गेम को प्रमोट करना, इसके लिए आपके इन्होंने क्या किया, समझौता किया कि ये चेस के गेम को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। इसके अलावा ये लोग क्या करेंगे, जितना भी यूथ है हमारा, युवा है, उस युवा को इस गेम के साथ में जोड़ेंगे। इससे क्या होगा, आपके इस गेम को खेलने में और उत्साह में वृद्धि होगी और ज्यादा उत्साह बनेगा लोगों में इस गेम के प्रति। और इसके लिए आपके टेक महिंद्रा कंपनी को चुना है। और इस पूरी कैंपेन के लिए जिनको चुना है व्यक्ति को, उनका नाम है आपके क्या, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद। और आपको पता है विश्वनाथन आनंद हमारे चेस के चैंपियन हैं। और ये खुद कहाँ से आते हैं, खुद तो चेन्नई से आते हैं, चेन्नई तमिलनाडु के हैं ये खुद। और इनको आपके इस ग्लोबल कैंपेन के लिए चुना गया है। तो ये सारी बात हो गई हमारे किसकी, आईसीएफ की, जो चेस फेडरेशन है उसकी। ये ग्लोबल चैंपियनशिप करवाती है, टेक महिंद्रा के साथ में इन्होंने समझौता किया इसको प्रमोट करने के लिए, यूथ को इसके साथ लाने के लिए और उत्साह के वगैरह के वर्धन के लिए। और उसमें विश्वनाथन आनंद को इस कैंपेन का पूरा हेड बनाया गया है। तो ये सारी न्यूज थी और ये सारी बात थी। और इसका उत्तर हमारे हो जाता है क्या, आपके दूसरा, यानी कि टेक महिंद्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में आईआईटी ने एम्फोटेरोजिन बी नैनो फाइबर आधारित ओरल टैबलेट विकसित की है। देखिए एम्फोटेरोबिन आपके एक फंगस के लिए काम आने वाली टैबलेट है, इसकी भी बात कर लेते हैं। आईआईटी ने कौन सी ने विकसित की है, तो ये आईआईटी आपके आ जाती है, आईआईटी हैदराबाद में इसका काम किया है। तो अब समझते हैं इसकी पूरी कहानी कि आईआईटी द्वारा ये एम्फोटेरेसिन जो आपके बी आपके टैबलेट थी, जो आपके इंजेक्शन था पहले, इसको अब नैनो फाइबर आधारित आपके ओरल टैबलेट बना दिया गया है। ओरल टैबलेट का मतलब जो टैबलेट आप लेते हो सीधा, वो टैबलेट उस टैबलेट के फॉर्म में बना दिया। पहले सिर्फ इंजेक्शन लगता था इसका, लेकिन अब इसकी टैबलेट भी आ चुकी है। अब इसको समझते हैं तीसरे को। तो देखिए इसका क्या होगा आपके, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश में आईआईटी की। तो वही हमारा शिक्षा मंत्रालय जो है, इसी के अधीन आईआईटी आती है। मंत्री रमेश पोखरियाल साहब, इसी के अधीन आ जाता है आईआईटी संस्थान। हालांकि आईआईटी अपने आप में बहुत ही स्वायत्त है, काफी अपने डिसीजन खुद ले सकता है। बात करें पहली आईआईटी की, तो 1951 में खड़गपुर के अंदर पहली आईआईटी बनी थी हमारी। ये वापस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई परीक्षाओं में पूछा गया है, पहली आईआईटी या पुरानी आईआईटी कौन सी है हमारे देश, खड़गपुर कहाँ है, हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर आया हुआ है। अब बात करें इसी के बीच आ जाती है हमारी आईआईटी हैदराबाद। और आईआईटी हैदराबाद नई आईआईटीज में से एक है। कब इसका गठन किया गया था, तो 2008 के अंदर इसका गठन किया गया था। बीएस मूर्ति जो है वो इसके वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है। ये आईआईटी हैदराबाद 2008 में इसका गठन, और बीएस मूर्ति जो है इसके अध्यक्ष है। इसी के द्वारा अभी जो टैबलेट मैंने बताई आपको, कौन सी, ये वाली जो टैबलेट हमने नाम लिया जिसका एम्फोटेरेसिन बी टैबलेट, कौन सी, एम्फोटेरेसिन बी। ये टैबलेट किस काम आती थी, तो ये आपके एंटी फंगल टैबलेट है। कैसी, एंटी फंगल। एंटी का मतलब होता है मारती है किसको,
फंगल को मारती है या फंगस को मारती है। फंगस कौन से फंगस हो गए, तो देखिए आपने अभी चर्चा में सुना होगा, एक तो आपके ब्लैक फंगस चल रहा है बहुत ज़्यादा, एक वाइट फंगस भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसके अलावा एक आपके दूसरा आया येलो फंगस भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इन सारे फंगस की बीमारियों को रोकने के लिए एम्फोटेरिसिन वैक्सीन आपके दवाई ली जाती थी, और पहले इसकी क्या आता था, सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन आता था। लेकिन अब आईआईटी ने आपके क्या कर दिया है, इसके लिए ओरल टैबलेट भी विकसित कर दिए है, और अब इस टैबलेट को सीधा सीधा आप ले सकते हो। टैबलेट क्यों विकसित की, तो कि इंजेक्शन थोड़ा महंगा पड़ता था और इसीलिए इन्होंने टैबलेट को विकसित किया। और टैबलेट के अंदर खास बात यह है कि इसका अधिक प्रोडक्शन हो सकता है, कम समय में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके सस्ती भी होती है, तो हर किसी को अवेलेबल होगी, तो इसीलिए इसका वैक्सीन का आपके किया गया टैबलेट बनाएगी। आपको पता होगा कि फंगस की बीमारी के इंजेक्शन अभी कालाबाजारी भी बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बिक रहे हैं, लोग हज़ारों लाखों रुपए ले रहे हैं इसको लेने के लिए। तो इसीलिए आपके क्या किया गया था, आईआईटी हैदराबाद ने इसका बहुत अच्छा तोड़ निकाला है और बहुत बढ़िया काम किया है, ओरल बी टैबलेट। और अब इसके फार्मूला को दे दिया है कंपनियों को, इन्होंने कहा पेटेंट वगैरह नहीं करवाना, आप ये टैबलेट्स बनाओ, लोगों के काम है। तो बहुत ही शानदार काम है हमारे आईआईटी के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाता है वो आईआईटी हैदराबाद। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने किस देश की मदद से अपने देश में तैयार कोरोना की पहली वैक्सीन पाक वैक को लॉन्च किया है। देखिए पाकिस्तान ने भी वैक्सीन बना ली है, पाक वैक नहीं है, इसका पूरा नाम है आपके पाक वैक। वी का मतलब हो गया वैक्सीन और पाकिस्तान की वैक्सीन। बहुत ही सिंपल आंसर है, सीधा सा चीन के साथ में। चीन और पाकिस्तान ने मिलके आपके, देखिए इधर चीन आ जाता है, यहाँ आ जाता है क्या, पाकिस्तान। इन्होंने मिलके आपके क्या वैक्सीन बने। देखिए चीन के अंदर 3 वैक्सीन है, एक तो सिनोफार्म वैक्सीन है जिसको अभी क्या आपके मंजूरी दे दी है डब्ल्यूएचओ ने भी। एक आपके आ जाती है सिनोसेन, एक वैक्सीन आ जाती है आपके सिनोफार्म, एक चीन की वैक्सीन आ जाती है सिनोसेन, ये सिनोसेन वैक्सीन आ जाती है, ये सिनोफार्म वैक्सीन, सिनोसेन वैक्सीन। और पाकिस्तान ने अब क्या किया है, लोकली अपने यहीं पे ही घरेलू वैक्सीन बनाई है, और ये सिनोसेन की एग्जैक्ट क्या है आपके कॉपी है, इसी को लोकल मार्केट में उतारा, इसी की जैसी वैक्सीन बनाई, उसका नाम क्या रखा है, पाक वैक्सीन या पाक वैक नाम रखा है। और अब ये वैक्सीन जो है आपके पाकिस्तान के अंदर लोगों को लगाई जा रही है, लेकिन ये वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद अगर पाकिस्तानी वैक्सीन को आपके अरब देशों के अंदर जा रहे हैं तो उनकी परमिशन रोक दी गई है। अरब कंट्रीज कौन सी, सऊदी अरब, यूएई वगैरह, ईरान और इराक, ओमान वगैरह, इन सब के अंदर इनकी एंट्री को रोक दिया गया है। तो हमें क्या याद रखना है कि इसका नाम क्या है, पाकिस्तान की वैक्सीन का पाक वैक नाम है, किस देश के साथ मिलकर बनाई है। और चीन की खुद की सिनोफार्म और सिनोसेन, ये जो आपके वैक्सीन है 2, और सिनोफार्म को तो डब्ल्यूएचओ ने अभी मंजूरी भी दे दी है इसको इमरजेंसी यूज के लिए, और इसको लोकली प्रोडक्ट किया है, सिनोसेन की आपके कॉपी की है, और इसको क्या कहते हैं, पाक वैक कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 प्रोजेक्ट की, बहुत शानदार क्वेश्चन है, काफी चीजें इसके अंदर जानने को आपको मिलेगी। E100 प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है, और शुरुआत कहां पे की है इसकी, तो पुणे के अंदर शुरुआत की है। अब समझते हैं पूरी बात को कि ये बात कहना क्या चाहता है। तो देखिए हमारे पीएम साहब मोदी साहब ने क्या किया, अभी आपके जो विश्व पर्यावरण दिवस गया था, जो एनवायरमेंट डे था, कब था आपके 5 जून को, अच्छे से आपको पता होगा, वीडियो भी आई हुई है अपने कोचिंग के चैनल पे, और इसके अलावा जो इसकी डिटेल है आपके शॉर्ट वीडियोस में भी बताई है, और मैंने इसके अलावा पिछली क्लास में भी इसके बारे में बताया था क्या क्या सीन था इसका। इसी पर्यावरण दिवस के दिन मोदी जी ने आपके E100 योजना लॉन्च की है, या फिर आपके E100 को लॉन्च किया प्रोजेक्ट को। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब हो गया इथेनॉल। इथेनॉल नाम कुछ सुना सुना याद आया, C2H6O। ये इथेनॉल क्या है आपके, तो इथेनॉल एक बायोफ्यूल है, एक जैव आपके ईंधन है, जैव ईंधन। जैसे पेट्रोल डीजल काम करते हैं वैसे ये भी काम करता है। ये क्या है आपके, एक जैव ईंधन है, जैव ईंधन है। और किससे बनता है, तो आपने नाम सुना होगा शुगर, जो आपके गन्ने उगाए जाते हैं, शुगर केन वगैरह, उसी शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं। जब फर्मेंटेशन एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिससे शुगर से क्या बनाया जाता है, इथेनॉल बनाया जाता है। और ये आपके कहाँ काम आता है, जैव ईंधन के। तो ये गाड़ियों में भी इस्तेमाल किया जाता है आपके, कहाँ पे, गाड़ियों में, ब्राजील के अंदर इस्तेमाल हो रहा है इसका 1970 से। और इसके अलावा ये कहाँ काम आएंगे, खेतों के अंदर जो मशीन लगी होती है कृषि के अंदर, तो वहाँ जहाँ डीजल और पेट्रोल यूज करते हैं वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, गाड़ियों में भी इस्तेमाल हो सकता है। और सबसे खास बात इसकी क्या है, इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है,
प्रदूषण नाम की कोई भी समस्या इससे नहीं होती है। तो E100 क्या होता है, ये ई हो गया इथेनॉल के लिए। E100 का मतलब देखिए इथेनॉल कई प्रकार के आते हैं, E10 आता है, मतलब आपके 10% इसके अंदर, बाकी सारी प्योरिटी 90% तो इसके अंदर क्या है दूसरी चीजें, और 10% इथेनॉल है। वैसे ही इन्होंने ये क्या कहा, अभी सरकार ने लॉन्च किया E100, मतलब आपके प्योर इथेनॉल। कैसा, एकदम प्योर इथेनॉल चाहिए, और एकदम प्योर इथेनॉल का प्रोडक्शन अब सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तहत ये कहा है कि हमारे इन सब फायदों के लिए हम प्योर इथेनॉल को जो है उसका ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर ही आपके उत्पादन करेंगे। अभी हम बाहर से भी मंगा रहे हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है इसमें पैसे ज्यादा लगते हैं, तो इसीलिए इस ईंधन को बनाने में भी आपके पैसा अधिक खर्च होता है। लेकिन अब सरकार कह रही है क्योंकि प्रदूषण को हमें रोकना है बढ़ने से, तो इसका उत्पादन देश में करना होगा। इसके अलावा देश के अंदर इसका अच्छे से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, जगह जगह फैलाना होगा, लोगों को बताना होगा इसके बारे में, ये चीज भी हमें करनी होगी। फिर आपके बात करें कि इसकी E100 की, तो उत्पादन हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सारी काम करने के लिए आपके सरकार ने E100 या मोदी जी ने E100 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो इस बात को याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल की बात की हमने यहाँ पे। और मोदी जी ने एक टारगेट भी बताया है, टारगेट ये बताया है कि पहले 2014 की मैं बात करूं तो 2014 के अंदर ये मिक्सिंग करते थे, ब्लेंड करते थे, किसको, पेट्रोल और इथेनॉल को। अभी जो आप चला रहे हो गाड़ियां वगैरह, उसके अंदर जो पेट्रोल डाल रहे हो, उस पेट्रोल और इथेनॉल को मिलाया जाता था। 2014 के अंदर कितना इथेनॉल मिलाते थे, तो करीब 1.4%, लेकिन अब इसकी मात्रा बढ़ा दी है। अब आपके वर्तमान मात्रा की बात करूं तो 2020 के अंदर इसकी जो मात्रा कर दी है इन्होंने इथेनॉल की, वो आपके कितनी, 8.5%। हालांकि गाड़ी को कुछ नुकसान भी होता है इथेनॉल से, क्योंकि एकदम से गाड़ी तैयार नहीं होती इथेनॉल के लिए, लेकिन अब सरकार कह रही है प्रदूषण को रोकना है तो इथेनॉल को अंदर डालना पड़ेगा। तो 2020 में जो आपके 8.5% कर दिया है, अब इन्होंने ये कहा है कि हमारा लक्ष्य है सरकार का कि 2025 तक, पहले 2030 का टारगेट था, लेकिन अब कर दिया 2025 तक 20% तक इथेनॉल अब इसके अंदर मिलाया जाएगा पेट्रोल के अंदर, और फिर उसको क्या किया जाएगा, मार्केट में बेचा जाएगा। तो देखिए ये पूरी कहानी है इथेनॉल की, साथ साथ में सारी चीजें क्या क्या है। तो देखिए E100 की हमने बात कर ली, E100 एकदम प्योर इथेनॉल होता है, इन सब चीजों के ऊपर हमने चर्चा कर ली, और ये सारी चीज़ें हैं। और इस इवेंट की अपनी एक थीम भी थी, और थीम क्या थी आपके, प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स। थीम क्या थी, प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स, प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल क्या होते हैं, जैव ईंधन आपके, जैसे कि ये इथेनॉल हो गया। बायोफ्यूल का प्रमोशन करना फॉर बेटर इन्वायरमेंट, प्रदूषण फॉर बेटर इन्वायरमेंट यानी कि हमारा पर्यावरण, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करना, बायोफ्यूल्स का। ये इसकी क्या थी, इवेंट की थीम थी, और ये पूरा का पूरा इथेनॉल की कहानी थी। इस बात को अच्छे से याद करना और एक एक पॉइंट को नोट करना, परीक्षा में कहीं से भी आ सकता है कि कितना पेट्रोल मिलाया जाता है, इथेनॉल मिलाया जाता है। इसके अलावा E100 क्या होता है, प्योर इथेनॉल होता है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, कैसे बनाया जाता है, प्रोसेस का नाम क्या है, थीम का नाम क्या है, कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा। ये डिटेल इसलिए करवाता हूं, और इसके अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो इसीलिए आप इन सब चीजों को नोट करना, और अच्छे से आप किसी को पूछे तो भी बता तो सकते हो एटलीस्ट कि ये ऐसे बनता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है आपके, पुणे इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में ASI को महाराष्ट्र के किस शहर में, ASI का मतलब हो गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको महाराष्ट्र के किस शहर में आपके त्रिशमी बौद्ध गुफा, ये त्रिशमी नहीं त्रिरश्मि नाम है इसका, इसको कहते हैं आपके त्रिरश्मि। ये त्रिरश्मि जो है ये आपके कहाँ मिली है, त्रिरश्मि बौद्ध नाम की गुफा है महाराष्ट्र के अंदर। इसके अंदर और 3 गुफाएं मिली है। देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इनको पहले से ही कुछ गुफाएं यहाँ पे मिली हुई थी, 25 गुफाएं थी, अब इनको 3 नई और गुफाएं मिली। अब देखिए इस पूरी कहानी को समझिए, बहुत ही शानदार चीज है। क्या है पूरी कहानी, तो देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिली, और ये कहाँ पे आई हुई, तो नासिक के अंदर आई हुई है। नासिक कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर, इसका उत्तर तो नासिक हो जाता है। अब कहानी समझिए पूरी की पूरी। तो देखिए हमारा मंत्रालय एक आ जाता है सांस्कृतिक मंत्रालय। कौन सा, सांस्कृतिक जो मंत्रालय है, मंत्री कौन है हमारे, प्रहलाद सिंह पटेल जो है वो इसके मंत्री है। इसी के अधीन आ जाती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल का मतलब हो गया आपके क्या, भूतात्विक सर्वेक्षण। कैसा, भूतात्विक सर्वेक्षण भारत का। भूतात्विक यानी कि आपके क्या, पुराने इतिहास की चीजों की खोज करना, नई गुफाओं की खोज करना, कोई पुरानी किताबें मिली है तो उनके बारे में खोज करना, उसको कहते हैं भूतात्विक सर्वेक्षण ऑफ भारत का। और ASI या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बनाया गया था, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको बना लिया था। और अब बात करें कि कहां पे आया हुआ है, तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वी विद्यापति। वी विद्यापति जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और इसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा नासिक के अंदर अभी खोजे गए हैं क्या, नासिक में जो इसका कार्यालय है वहीं पे आपके खोजे गई है क्या, 3 नई गुफाएं। और नासिक के अंदर भी कहां पे, तो एक पहाड़ी आ जाती है जिसका नाम है त्रिरश्मि पहाड़ी। ये त्रिरश्मि हिल्स है। यहाँ पे मैं यहाँ पे गया हुआ भी हूँ, देखा भी है मैंने इस जगह को। यहाँ पे करीब 25 गुफाएं हैं।
बात करें यहाँ पे तो 1823 के अंदर एक कैप्टन थे, अंग्रेज था, उसने इन गुफाओं को खोजा था, जिसका नाम था आपके क्या, जेम्स नाम था, कैप्टन जेम्स नाम था। इस कैप्टन जेम्स ने 1823 में इन हिल्स के पास में आई हुई 25 गुफाओं की खोज की थी। कितनी, यहाँ इसने ये कहा था 25 केव्स है, केव्स का मतलब गुफाएं, 25 केव्स है। इसके बारे में और चीजें ये कही थी इन्होंने कि ये 2 ईसा पूर्व से लेके करीब 6 ईसा या ईस्वी तक आपके ये गुफाएं बनी थी, यानी इन इस टाइम पीरियड के बीच की ये गुफाएं हैं सारी की सारी। कौन सी, त्रिरश्मि हिल्स की 25 गुफाएं हैं। और ये किस धर्म की ओर है, तो बौद्ध धर्म जो है उसकी है, बौद्ध धर्म की। क्यों, क्योंकि इन गुफाओं के अंदर जितने भी लेख मिले हैं, इन गुफाओं के अंदर जितनी भी आपके किताबें मिली है, कोई कुछ किताबों के भी पन्ने मिले हैं, कुछ आपके इसके अंदर लेख भी मिले हैं, कुछ इसके अंदर से आपकी मूर्तियां भी मिली है। तो ये सारी की सारी आपके किस धर्म की ओर इंगित करती है, तो बौद्ध धर्म के अंदर। बौद्ध धर्म के जो आपके भिक्षु होते थे, जब भी वो भिक्षु ट्रैवल करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो भिक्षु अपने साथ में जो जितनी भी सामग्री या कुछ चीज़ें जो अपने साथ लेके जाते थे, और जब वो ध्यान मगन करते थे तो ध्यान मगन करने के लिए आपके कई गुफाओं के अंदर रुकते थे, और इन्हीं गुफाओं के अंदर जो उनके कुछ अंश रह जाते हैं या उन गुफाओं को उन्होंने अपने ध्यान मगन के लिए आपके बना रखा था। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये आपके गुफाएं बड़ी फेमस है, और ये गुफाएं अब खोजी गई है। अब क्या हुआ कि अभी खोज जो हुई उसके अंदर ये बताया कि इन 25 के अलावा 3 और गुफाएं भी हैं यहाँ पे एएसआई की टीम ही सर्वे कर रही थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो की टीम है, और इन्होंने यहाँ देखा कि ये जो 3 केव्स हैं यहाँ पे एक बेहतरीन चीज़ क्या पाई इन्होंने कि इन 3 केव्स के अंदर एक लिखाई वाली चीज़ें मिली है। ये आसपास का एक पत्थर था एक बहुत बड़ा, उसको इन्होंने हटाया, देखा 3 गुफाएं वहाँ पे मिली, और ये पर्यटन का बहुत बड़ा स्थल है, और यहाँ पे लिखाई वाली चीज़ें मिली है। तो ये उसने ये देखा, ये लिखाई वाली चीज़, फिर कार्बन डेटिंग और पता लगाया इन्हीं गुफाओं के साथ में जुड़ी हुई है यहाँ पे, और ये त्रिरश्मि की गुफाएं हैं, यहाँ पे इसकी खोज हुई। अंदर बौद्ध धर्म के बारे में कई सारी चीज़ें हैं, लिखाई पटाई खूब सारी चीज़ों की मिली है, और अभी और इसके बारे में सर्वे चल रहा है। जैसे जैसे कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूँगा। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से याद रखना। तो ये हमारे इसका आंसर हो जाता है क्या, 6th का, तो नासिक के अंदर ये मिली है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। अगला क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए भारतीय वायुसेना या इंडियन एयर फोर्स बात करें कब गठन हुआ था, तो 8 अक्टूबर 1932 को गठन होता है। नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय आया हुआ है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके आपके, तो राकेश कुमार भदौरिया जो है वो आपके वर्तमान में अध्यक्ष है किसके, इंडियन एयरफोर्स के। और राकेश कुमार भदौरिया के बाद में इनको कहते हैं क्या, आपके एयर चीफ मार्शल, ठीक है, एयर चीफ मार्शल या ACM इनको कहते हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता है, और इनको कहते हैं एयर चीफ मार्शल। इनके ये पहला पद है। इनके अधीन जो दूसरा सेकंड पद आता है उसे कहते हैं वाइस एयर चीफ मार्शल, यानी कि उपाध्यक्ष। और वो उपाध्यक्ष आपके पहले कौन थे, तो हरजीत सिंह अरोड़ा थे। और अब हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह आपके किसने ले ली है, विवेक राम चंद्र, सॉरी चंद्र नहीं है यहाँ पे, चौधरी है, इस नाम को अच्छे से याद रखना। विवेक राम चौधरी जो है इन्होंने आपके इसकी जगह ले ली है, किसकी, हरजीत सिंह अरोड़ा की। तो विवेक राम चौधरी जी को बना दिया है अभी आपके क्या, VACM या फिर आपके भारतीय वायुसेना का उपाध्यक्ष। और हमारी वायुसेना का अपना एक ध्येय वाक्य भी होता है, और ध्येय वाक्य क्या है हमारे, तो नभ स्पृशम दीप्तम, यानी गर्व से आपको क्या, आपको आकाश को छूना। इसका मतलब क्या है, नभ को आपके क्या छूना, गर्व से छूना। तो ये हो गई हमारे इंडियन एयरफोर्स की कहानी। और बात करें कि एयरफोर्स का पिता किसे कहा जाता है, तो सुब्रतो मुखर्जी। तो उनका नाम क्या आ जाता है, सुब्रतो मुखर्जी जो थे, इनको आपके भारतीय वायुसेना का पिता कहा जाता है, क्योंकि भारत के आज़ादी के बाद में जो आपके पहले भारतीय ने जिसने कमान संभाली थी वो आते थे कौन, सुब्रतो मुखर्जी थे। तो ये इतनी कहानी है इंडियन एयरफोर्स, ये ACM VACM याद रखना किसको बनाया गया है, विवेक राम चंद्र को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक का एजुकेशन एडवाइजर बनाया गया है शिक्षा के लिए। देखिए विश्व बैंक का मैंने आपको बताया था काम क्या होता है। विश्व बैंक जो आपके ऋण वगैरह तो प्रदान करती है, लेकिन विश्व बैंक का मेन मोटिव ये है पूरी दुनिया से गरीबी का उन्मूलन करना, दुनिया में लोग जो रह रहे हैं उनके जीवन स्तर को बढ़ाना, उनको अच्छी एजुकेशन देना, ये सारे काम भी आपके किसके, वर्ल्ड बैंक के हैं। तो ऋण तो देती है वो एक काम तो है ही, लेकिन इसके अलावा कई सारे काम भी है। इसीलिए आपके ऐसे एजुकेशन एडवाइजर को नियुक्त करते हैं ताकि शिक्षा का स्तर बढ़े। अलग अलग देशों में भेजेंगे उन लोगों को, फिर आपके वहां पे जैसे अफ्रीका के देश है शिक्षा है ही नहीं, तो वहां ये लोग काम करेंगे, शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे। भारतीय को नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है, रणजीत सिंह दिसाले। रणजीत सिंह दिसाले भारत के हैं और कहां से हैं, तो सोलापुर कहां आया हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर आया हुआ है। और इसके अलावा बात करें तो इनको आपके 2020 में ग्लोबल टीचर का भी अवार्ड मिला था।
ग्लोबल टीचर का अवार्ड मिला था 2020 के अंदर इनको, इनको आपके जिसके अंदर आपके 1 मिलियन US डॉलर दिए जाते हैं। तो बहुत बड़ी रकम है और बहुत ही शानदार व्यक्ति है, उन्होंने बहुत शानदार काम किए टीचिंग की फील्ड में। सोलापुर महाराष्ट्र के हैं, ग्लोबल टीचर का अवार्ड मिला हुआ है और 1 मिलियन US डॉलर मिला था इस अवार्ड के तहत। इन्हीं को विश्व बैंक ने अभी हमारा कौन सा वर्ल्ड बैंक, कब बना था वर्ल्ड बैंक? तो जुलाई 1944 को इसको बनाया गया था। कहाँ इसका मुख्यालय आया हुआ है? तो वॉशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में आया हुआ है। अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपस जो है वो इसके अध्यक्ष है। इसके अलावा एक भारतीय यहाँ पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या मुख्य वित्त अधिकारी लगी हुई है, उनका नाम क्या है? अंशुला कांत। अंशुला कांत लगी हुई है, 2019 में इनको नियुक्त किया गया था। अंशुला कांत यहाँ पे लगी हुई है। और इसी वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी आपके क्या एजुकेशन एडवाइजर, कैसा? शिक्षा का एडवाइजर, क्योंकि आपके वर्ल्ड बैंक ने अभी एक बना रखा है क्या कि 2024 तक जो है टीचर्स जो है उनको ट्रेन करना है। कई सारे टीचर हैं, उनको अलग अलग जगह से बुलाया जाएगा, उनको क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर बाद में विश्व के अंदर अलग अलग देशों में जाके ये शिक्षा का प्रचार करेंगे और ऐसे देश जिनमें शिक्षा का अभाव है वहाँ शिक्षा की बात करेंगे। तो इसका ही आपके टीचरों के लिए एडवाइजर जिसको नियुक्त किया गया वो आपके रणजीत सिंह देसाल को नियुक्त किया गया, जो आपके एक भारतीय है। तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे भारतीयों के लिए ये। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाँ, देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली इंडिया कहाँ विकसित किया जा रहा है? भारत के अंदर एक ऐसी जगह विकसित की जाएगी जो आपके क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली इंडिया। क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली इंडिया। ठीक है, ओनली इंडिया। भारत के अंदर केवल एकमात्र ऐसा स्थान जहां सिर्फ और सिर्फ ईवी चलेंगे। और ये किससे चलते हैं? मैंने आपको बताया था, लिथियम की बैटरी से चलते हैं। लिथियम आयन की जो बैटरी होती है इससे चलते हैं, चार्ज होते हैं उससे चलते हैं। जगह का नाम है आपके क्या? केवड़िया। ये केवड़िया गुजरात के अंदर आया हुआ है। जिला भी बात करूं तो नर्मदा जिला है। नर्मदा जिले के अंदर आपके केवड़िया आया हुआ है। और यहाँ पे आपको पता हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है यहाँ पे। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो भी यहाँ पे है। कब बनाई गई थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? तो 31 अक्टूबर 2018 को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और इसी दिन 143वीं आपके जयंती थी किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की 143वीं जयंती के ऊपर। और बात करें कि ये करीब करीब कितनी लंबी है? तो करीब 597 फीट, कितनी? 597 फीट ऊंची। विश्व की अभी तक की सबसे बड़ी और स्टैच्यू है ये। और यहीं पे आपके जो स्थान है कौन सा? केवड़िया। इसके आसपास का जितना भी स्थान होगा अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे। तो क्या होगा अगर आप अपनी गाड़ी लेकर जाओगे? आपको अपनी गाड़ी उससे 5, 7 या 10 किलोमीटर पहले ही पार्क करनी पड़ेगी और बाद में वहां पे ईवी लेना पड़ेगा। जैसे कि ई रिक्शा आप ले सकते हो वहां से, ताकि रिक्शा वालों की कमाई हो वहां पे। वहां से आप ई बाइक किराए पे ले सकते हो ताकि जो दुकान लगा के बैठा है बाइक वाला उसकी भी वहां पे कमाई हो। इसके अलावा और क्या फायदे होंगे? तो प्रदूषण नहीं होगा उस क्षेत्र के अंदर, प्रदूषण नहीं हो। जैसे हमने देखा होगा एसिड रेन वगैरह होती है जिससे ताजमहल का रंग जो है खराब हो रहा है, और यहाँ पे इन जगहों पे प्रदूषण ना हो इसके लिए सरकार ने ये काम किया है। तो देखिए कितनी शानदार चीज़ है कि ई रिक्शा वालों की कमाई, ई बाइक वालों की कमाई, प्रदूषण। भाई देखिए आप अगर गाड़ी वगैरह अपनी लेके जाते हैं तो आपके पास नो डाउट पैसे तो है ही, वहाँ जाके आप 50-100 रुपये इन रिक्शा वालों को दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप घूमने के बहाने से जा रहे हो। तो इनकी कमाई भी हो, लोकल आदमी वहाँ पे, और प्रदूषण बिल्कुल ना हो, इसीलिए आपके सिर्फ और सिर्फ ई व्हीकल चलेंगे। आप अपनी गाड़ी भी वहाँ पे पास में नहीं ले जा सकते। आसपास का जो क्षेत्र है उसमें इन सब जगह पे पाबंदी लगा दी जाएगी प्रशासन के द्वारा, और ये बहुत ही शानदार काम है। तो इसका आंसर हो जाता है हमारे केवड़िया। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 24वां बिम्स्टेक दिवस कब मनाया जाता है? बिम्स्टेक, देखिए इसका पूरा मतलब होता है बे ऑफ बंगाल। इस नाम को अच्छे से याद रखना, कई परीक्षाओं में पूरा नाम पूछा गया है। बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब देखिए इस नाम से मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ये कहना क्या चाहता है। टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कैसा? इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आपके ये है आपके पूरा बिम्स्टेक का नाम। ये क्या है? ये आपके एक क्षेत्रीय समूह है। कैसा? देखिए जैसे कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो आप अंतरराष्ट्रीय समूह है, वैसे ही आपके ये एक क्षेत्रीय समूह है। देश कितने आ जाते हैं इसके अंदर? समूह के अंदर 7 देश आते हैं। हमारा इंडिया भी है इसके अंदर, ठीक है। इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, इसके अलावा श्रीलंका जो है वो आ जाता है, नेपाल आ जाता है। ये सारे जो है आपके इसके अंदर आते हैं, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, एक आपके थाईलैंड भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये जो देश है जो आपके, ये मिलकर आपके क्या बनाते हैं? बिम्स्टेक बनाते हैं। ये जो बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये सारे के सारे देश। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 जून
1997 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके बारे में और डिटेल आपको लेनी है तो इस क्लास के बाद में जो 8 बजे जो डेली न्यूज़ वाली चीज़ आती है उसके अंदर वीडियो आएगी मेरी, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई। एक छोटी सी वीडियो क्लिप आती है हमारी डेली न्यूज़ वाली, वो क्लिप कैसी लगती है आपको वो भी बताना मेरे को किसके अंदर। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितनी हो सके दिन की अच्छी न्यूज़ है, बढ़िया है, कोई जानने वाली चीज़ है, वो सारी आपको उस क्लिप के माध्यम से बताऊँ, इसीलिए वो क्लिप बनाता हूँ। तो आपके ये हो गई क्या, इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ इसका मुख्यालय आया हुआ, तो ढाका के अंदर आया हुआ। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश भी इसका एक सदस्य है। यहाँ पे एक बांग्लादेश का नाम हम लिखना भूल गए, तो बांग्लादेश भी इसका आपके क्या है, सदस्य है। नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, ये हो गए आपके 7 देश। बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और इंडिया, ये आपके 7 देश है। ढाका बांग्लादेश के अंदर है। और इसके अध्यक्ष अभी जो वर्तमान में है वो आपके कौन है, टेंजिंग लेकपेल नाम है इनका। और ये खुद कहाँ के हैं, तो ये खुद आपके भूटान के हैं। ये इसके अध्यक्ष है, मुख्यालय यहाँ हुआ, इसकी स्थापना इस समय हुई थी। और एक क्षेत्रीय समूह है, किस चीज़ों के बारे में बात करता है, तो आपस में व्यापार वृद्धि के अंदर बात करता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब कि व्यापारिक सहयोग या फिर आर्थिक सहयोग की बात करता है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्निकल चीज़ों की बात करता है, प्रौद्योगिकी, व्यापार वगैरह, इन सब चीज़ों के ऊपर ये बात करता है। तो इसका जो आंसर हो जाता है हमारा 6 जून हो जाता है। बिम्स्टेक खुद क्या है इसकी पूरी बात कर ली हमने, तारीखें सारी नोट कर लेना, कहाँ आया हुआ है, इसका मुख्यालय वगैरह। तो ये आपके हेडक्वार्टर्स है, कहाँ पे, ढाका के अंदर। हाँ, तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अच्छे से नोट करना, क्लास के साथ बने हुए रहना, क्लासेस कंटिन्यू चलेगी, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, ये क्लास हमारी नहीं रुकेगी। आज भी लाइट्स वगैरह गई इसलिए थोड़ा मेरा पसीना निकल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए पसीना निकल लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस पढ़ाई करना अपनी कंटिन्यू रखना। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी समय हमारी नई क्लास में अंदर। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।